हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आई नो स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। सो एक्चुअली बेटा खांसी जुकाम बुखार हो गया था हल्का सा, इसलिए नहीं अपलोड हो पाए वीडियोस। लेकिन अब तबीयत वगैरह सब सेट है तो वीडियोस फिर से रेगुलरली आने लगेंगे, राइट। तो यू डोंट हैव टू बी वरिड। अब हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पोएम नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। काफी अच्छी, इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस पोएम है, तो इसको पढ़ने में समझने में काफी मजा आएगा। लेकिन इस पोएम की तरफ बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, भूले तो नहीं ना 2-3 दिन वीडियोस नहीं आए तो वेल आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलाइन वेल्स ने। ये काफी बढ़िया और बेहतरीन पोएम है, और उसको जिस तरीके से कैरोलाइन वेल्स ने लिखा है वो इस पोएम को थोड़ा यूनिक भी बनाती है। वो कैसे? बेसिकली ये पोएम जो है कुछ एनिमल्स के बारे में है। हमारी जो पोएटेस है कैरोलाइन वेल्स, ये उन सभी वाइल्ड बीस्ट्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो बीस्ट्स कैसे होते हैं। और हर जानवर का अपना एक अलग तरीका होता है मारने का, अटैक करने का, कि जैसे वो अपने शिकार को देखे तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, अपनी अपनी स्टाइल होती है अटैक करने की, है ना। और कैरोलाइन वेल्स ने सबके ही मारने के तरीके को और उनकी अपनी खुद की स्टाइल को बताया है। अब देखा जाए तो एक जंगली जानवर किसी पर अटैक कर रहा है, उसको जान से मार रहा है, उसको चीर फाड़ करके खा रहा है ना, ऐसी चीजें बता रहे हैं, तो कितना सीरियस टॉपिक है देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से लिखा है हमारी कैरोलाइन वेल्स ने इस पूरे डिस्क्रिप्शन को, वो इतना ह्यूमरस है और इतनी क्रिएटिव स्टाइल में लिखा है कि आपको पढ़कर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कैरोलाइन आपको एक सीरियस इंफॉर्मेशन दे रही है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, लेकिन इस सीरियस इंफॉर्मेशन को बहुत ही लाइट नोट पर वो आपको प्रोवाइड करवा रही है। कोई भी दहशत भरा माहौल वो नहीं क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमारी कैरोलाइन वेल्स ने इन वाइल्ड बीस्ट्स को डिस्क्राइब किया है, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारे स्टैंजा नंबर 1 को। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब यहाँ पर हमको समझ में तो आ ही गया है कि एशियन लाइन के बारे में बात हो रही है। एशियन लाइन का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया है देखो। बोल रहे हैं कि अगर आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का कभी मौका मिले, ईस्ट के जंगल यानी एशियन कंट्रीज के जो जंगल है ना, वहां अगर कभी जाने का मौका मिले और वहां जंगल में जाने के बाद अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे जानवर से हो जो धीरे धीरे आपकी तरफ एडवांस कर रहा हो। एडवांस का मतलब क्या होता है? टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग, यानी अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे एडवांस करता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वही जानवर दिखने में बहुत बड़ा हो, एंड ही इज अ टाउनी बीस्ट। टाउनी का मतलब क्या होता है? ये हमारी एशियन लाइन की स्किन कलर के लिए बताया गया है कि जो येलो और ब्राउन कलर की जो होती है, यहाँ पर जो लाइन का जो फर स्किन होता है ना, उसके लिए टाउनी वर्ड यूज किया गया है। तो यानी एक ऐसा जानवर जो बहुत ही बड़ा है और टाउनी कलर का है और धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। यानी एक ऐसा जानवर जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और विशाल है और धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता हुआ ये टॉनी बीस्ट जब दहाड़ मारता है, तो ऐसी दहाड़ होती है कि आधे प्राण तो आपके वहीं निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई जानवर आपको दिख जाता है ईस्ट के जंगलों में, तो समझ जाओ भाई कि ये और कोई नहीं, ये है हमारा एशियन लाइन। यानी एशियन लाइन का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया है? ही इज अ वेरी लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, ही एडवांसेस एंड व्हेन ही रोर्स यू आर ऑलमोस्ट डेड। मतलब उसकी दहाड़ी ऐसी खतरनाक होती है भाई कि आत्मा शरीर ही छोड़ दे, ऐसी खतरनाक इसकी दहाड़ है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन था हमारे एशियन लाइन का, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। इसके अंदर देखते हैं किस वाइल्ड बीस्ट की बात हो रही है। Or if some time when roaming round a noble wild beast greets you,
with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ बात हो रही है बंगाल टाइगर की। ये जो थर्ड लाइन है ना इस टेंजा की, येलो ग्राउंड का मतलब है इसकी स्किन के बारे में बात हो रही है। बंगाल टाइगर की स्किन कैसी होती है, जो बेस कलर होता है वो है येलो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो वो समझाया गया, इसकी स्किन को समझाया गया कि कैसी है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बताया गया है कि जब उन्हीं ईस्टर्न जंगल्स में आप आगे बढ़ोगे ना, आगे रोम करोगे, रोम मीन्स रोमिंग लिखा हुआ है ना, रोमिंग मीन्स इधर उधर घूमना टहलना, उन्हीं जंगलों में जब आगे घूमोगे टहलोगे तो एक और खतरनाक जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा। अब स्वागत किस तरीके से करेगा बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही स्वागत है कि जब हम कोई गड़बड़ कर देते हैं और वो गड़बड़ करने के बाद, या मान लो क्रिकेट खेलते हुए हमारी बॉल से किसी की खिड़की टूट गई, तो जब मम्मी को पता चलता है कि भाई आज सुपूत ने क्या काम किया है, तो वो किस तरीके से स्वागत करती है, जूता, चप्पल, रैकेट, इसी तरीके से स्वागत होता है ना। बिल्कुल वैसा ही स्वागत हमारा ये वाइल्ड बीस्ट भी करेगा। हाँ, हथियार थोड़े चेंज हो जाएंगे, जूते चप्पल नहीं रहेंगे, यहाँ हथियार हो जाएंगे खतरनाक दांत, नुकीले नाखून, यहाँ पर ये वाले सारे हथियार काम करेंगे। तो इसी तरीके से ये जंगली जानवर अपने शिकार का स्वागत करेगा, और जब वो शिकार आपको खा रहा हो, अपना शिकार आपको बना रहा हो, तब आप ये बात नोटिस करना, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। जब वो आपको खाने लगे ना, अपना शिकार बनाने लगे, तब ये बात नोटिस कर लेना कि भाई वो और कोई नहीं है, वो हमारा बंगाल टाइगर ही है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि जिसने हमारा इतना बढ़िया स्वागत किया है ना, कि हमें देखते ही हमें अपना शिकार बना डाला, मतलब सोचने समझने का भी मौका नहीं दे रहा है, वो और कोई नहीं बंगाल टाइगर ही है। अब यहाँ एशियन लायन और बंगाल टाइगर, इन दोनों की अटैकिंग स्टाइल्स क्या क्या है कि एशियन लायन तो धीरे धीरे अपनी शिकार की तरफ बढ़ता है, फिर दहाड़ मारता है, तो आधा शिकार तो वो दहाड़ से करता है, ठीक है, पहले दहाड़ मारी तो आधे प्राण तो वहां निकल गए सामने वाले के, उसके बाद हमला करेगा। वही बंगाल टाइगर आपको इतना सोचने समझने का मौका नहीं देता, जिस पल आपके सामने आएगा उसी पल आप पर अटैक कर देगा, यू नो, अटैक एट फर्स्ट साइट, तो देखते ही जो हमला कर दे वो है हमारा बंगाल टाइगर, राइट। अब हम देखते हैं हमारा स्टेंजा नंबर 3, इसमें किस वाइल्ड बीस्ट की बात हो रही है। If strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. अब ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लेपर्ड के बारे में। कैसे पता चला हमें, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी स्किन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो वर्ड है हाइड, जो मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, हाइड का मतलब है स्किन, एंड पेपर्ड ऑल ओवर द बॉडी, पेपर्ड का मतलब यहाँ ये है छितरे हुए, कि भाई पूरी बॉडी पर बिखरे हुए या छितरे हुए, कैसे भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा जानवर जिसकी स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, या स्पॉट्स जो हैं, यहाँ से स्पॉट्स दिया हुआ है, स्पॉट्स जो हैं पूरी बॉडी पर बिखरे हुए हैं या पेपर्ड हैं, पेपर्ड इज कवर्ड विद स्पॉट्स। तो ये ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा कौन दिखता है, हमारा लेपर्ड दिखता है। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, फोर्थ का मतलब आगे, एंड स्ट्रोलिंग इज व्हाट, स्ट्रोल। रिमेंबर द टाइगर इन द जू, इस पोएम में भी ये वर्ड था स्ट्रोल, और हमारा जो टाइगर था पिंजरे में स्ट्रोल करता रहता था, यानी टहलता रहता था। तो यानी अगर आप उन्हीं जंगलों में अगर आगे टहलते हुए और किसी ऐसे जानवर से मिलते हैं जिसकी स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स इस तरीके से बिखरे हुए हों, और जैसे ही वो आपको देखे आपके ऊपर झपट्टा मार दे, कूदी मार दे एकदम, लिखा है लेप, इट मीन्स कि आप पर एकदम डाइव मारना, कूद कर आप पर अटैक करना। यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, मतलब जैसे ही वो कूद कर आप पर हमला करेगा ना, कि भाई दूर से दिख कर वहीं से डाइव मारकर सीधा आपके ऊपर अटैक किया, वहीं समझ जाना कि भाई ये और कोई नहीं है जो अटैक कर रहा है ना मेरे ऊपर, ये दूर से गोली मार के जो मेरे ऊपर आ रहा है, ये और कोई नहीं, ये हमारा लेपर्ड ही है, उसी वक्त समझ जाना। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। अब ये रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर चिल्लाना है इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर कोई जानवर दहाड़ नहीं मार रहा है, इनफैक्ट जो व्यक्ति पर अटैक कर रहा है ना लेपर्ड, वो व्यक्ति चिल्ला रहा है। भाई डर के मारे चिल्लाएगा तो सही कि भाई उसके ऊपर अटैक कर रहा है एक लेपर्ड, तो डर तो लगेगा ही, ऊपर से चोट लग रही है तो उसका भी पेन होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कैरोलाइन वेल्स का कहना है कि भाई
कोई फायदा नहीं है। तुम चिल्ला चोट करने का क्या मतलब है? तुम कितना भी दर्द के मारे चिल्ला लो, डर के मारे चिल्ला लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेपर्ड उस वक्त क्या कर रहा होगा? ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। वो बार बार आप पर कूदी मार के आप पर अटैक करता ही रहेगा, और तब तक अटैक करता रहेगा जब तक आप उसका डिनर नहीं बन जाते। ठीक है? तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रोरिंग। रोर करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा लेपर्ड ना तो आपकी सुनेगा और ना ही रुकेगा। अब आप एक चीज का ध्यान दो, तीनों ही स्टैंजास के अंदर कैरोलाइन वेल्स ने इन तीनों ही वाइल्ड बीस्ट को दो मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब किया है इनके बारे में। कैसे? एक कैटेगरी तो बताई है दैट हाउ डू दे लुक, ये दिखते कैसे हैं, और इनकी स्किन के बारे में बताया है कि एशियन लाइन की स्किन कैसी है, बंगाल टाइगर कैसा दिखता है या उसकी स्किन कैसी है, या लेपर्ड की स्किन कैसी है, कैसा वो दिखता है। तो एक आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा वाला जानवर किस तरीके का दिखता है, एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी मेन कैटेगरी है इनकी किलिंग टेक्निक्स कैसी हैं। ठीक है? तो दीज आर द टू मेन कैटेगरीज जिनके थ्रू बताया गया है। अब यहाँ मैं ये चीज इसलिए भी आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन व्हाट बेसिस कैरोलाइन वेल्स हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दीज वाइल्ड क्रीचर्स या वाइल्ड बीस्ट्स। तो अब आपके लिए आसानी रहेगी कि दो मेन कैटेगरीज हैं, एक है कि हाउ डू दे लुक और दूसरी है हाउ डू दे किल। ठीक है? आ गया ये अच्छे से समझ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टैंजा नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि वहां पर कौन से वाले एनिमल के बारे में इस बार बात हो रही है। तो देखो, स्टैंजा 4 इज इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। अब यहाँ पर जंगल की बात नहीं हो रही है, यार्ड की बात हो रही है। यार्ड क्या होता है? आपका जो घर का कोई एक्सटेंडेड हिस्सा जो होता है ना, एक्सटेंडेड हिस्सा कि भाई ऐसा प्लॉट का जो एक्सटेंडेड हिस्सा होता है जो खाली होता है थोड़ा सा, या तो वहां पे गार्डन होगा या फिर गैराज जैसा कुछ होगा। बैकयार्ड होता है कि घर का पिछला हिस्सा जो होता है ना, जो खुला हुआ होता है, जिसको हम अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, उसे यार्ड कहते हैं। तो अभी जंगल की बात नहीं हो रही है, यार्ड की बात हो रही है। सो इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, और उस यार्ड में अगर आप किसी क्रीचर से मिलते हो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और अगर वो जो जानवर है आपको गले से लगा लेता है, एंड वेरी वेरी हार्ड मीन्स कि आपको बहुत जोरदार गले लगाता है, बी श्योर इट इज अ बेयर। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो भालू है। इतना गजब से गले जिसने लगाया है, जोरदार जो झप्पी मारी है, वो और कोई नहीं है, वो भालू है। आपने जरूर सुना होगा बेयर हग। तो बेयर हग तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ कहा जाता है कि बेयर हग मीन्स जो बहुत ही अच्छे से गले लगा रहा हो। बट अगर लिटरल सेंस में हम बेयर हग का मतलब समझे तो जो बेयर होता है ना, वो ऐसे गले लगा के और आप पसलियां तोड़ देता है, इतना जोर से आपको गले लगाता है। तो एक्चुअल में वो गले नहीं लगा रहा होता है, ऐसे गले लगा के और ना भींच डालता है आपको एकदम। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये जो मुझे गले लगा रहा है ये आखिर कौन है, इतना खतरनाक गले मुझे लगा कौन रहा है, इतना भयंकर मुझे भींच कौन रखा है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब क्या होता है? लाड से, जैसे मम्मी भी कई बार लाड से सर पे हाथ फेरती है ना, सो दैट इज कैरेस ओनली, लाड दिखाना। तो अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, जरा सी भी शंका है कि भाई ये किसने मुझे गले लगाया है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। यू डू नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। हमारा भालू एक बार और आपको गले लगाएगा और पहले से दुगनी ताकत के साथ आपको गले लगाएगा, और फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझे गले लगाने वाला कोई और नहीं है, ये है हमारा ताकतवर भालू। अब यहाँ पर गले लगाने का मतलब बेसिकली क्या है? ये उसकी अटैकिंग स्टाइल है कि वो किसी भी इंसान को चारों तरफ से यूं पकड़ के, अपने हाथों से पकड़ के, और भालू में इतनी ताकत होती है कि अपने बाजुओं का फुल ऑन पावर इस्तेमाल करके और वो आपको एकदम भींच डालता है। तो लिटरली इंसान ना अंदर से एकदम कचुम्बर हो जाता है उसका हड्डियों का। और जो गले लगाना होता है उसका भी ऐसे सिमिलर सा पोस्चर होता है। तो यहाँ पर भालू की किलिंग टेक्निक को गले लगाने से कंपेयर किया गया है। तो ये है किलिंग स्टाइल, किलिंग टेक्निक ऑफ आर भालू। अब यहाँ पर हमारी पोएटेस बेसिकली बहुत ही सरकास्टिकली बोल रही है कि ये जो भालू का हग होता है ना, ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता, ये बहुत ही फेटल होता है। फेटल का मतलब डेंजरस, इतना डेंजरस कि सामने वाले को निपटा ही दे। तो यहाँ ये जो हग है भालू का, बेसिकली इट्स नॉट अ हग बट इट्स किलिंग टेक्निक, राइट? आई एम श्योर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा स्टैंजा नंबर 5,
Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब यहाँ पर इस टेंसा के अंदर दो एनिमल्स के बारे में बात की गई है और ये दोनों एनिमल्स कौन कौन से हैं? ये हैं, एक तो है हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल। नोविस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब यूजुअली जो इंसान पहली बार जॉब के लिए जाता है ना, फ्रेशर, जिसको जानवरों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो, उसके लिए यहाँ पर नोविस वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ बोला गया है कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी हाइना और क्रोकोडाइल इन दोनों को नहीं देखा है, हो सकता है इन दोनों ही जानवरों में वो इंसान कंफ्यूज्ड हो जाए। अब हमारे टोटल 6 स्टैंजास जो है, सारे 5 स्टैंजास के अंदर एक एक एनिमल के बारे में ही बात की गई है, लेकिन इस स्टैंजा के अंदर द 5th स्टैंजा, यहाँ पर 2 एनिमल्स के बारे में बात की गई है और उन्हें कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एनिमल्स जो हैं वो धोखे से मारते हैं, हाइना भी और क्रोकोडाइल भी। और अगर कोई ऐसा इंसान जो कि एक नॉविस है, यानी जिसे बहुत ज्यादा मालूम नहीं हो इन जानवरों के बारे में, बिल्कुल हो सकता है कि वो धोखा खा जाए कि कौन सा वाला क्रोकोडाइल है और कौन सा वाला हाइना है। तो इन दोनों की क्या आइडेंटिटी बताई है कैरोलाइन वेल्स ने, कि अगर आपके सामने जो जानवर है, आपको देखकर, यानी अपने शिकार को देखकर अगर उसके चेहरे पे मेरी स्माइल्स आती हैं, तो यानी वो हायना है। हिंदी में बोलते हैं इसको लकड़बग्गा। मतलब इस तरीके से एक चिढ़ाने वाली स्माइल होती है ना, कि हाँ चढ़ गए मेरे हत्ते, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ये वाला एटीट्यूड रहता है कि देखा, अब तुम बन गए हो मेरे डिनर। तो इस तरीके से चिढ़ाने वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो होता है किसका? हाइना का। वहीं क्रोकोडाइल का एकदम ऑपोजिट बिहेवियर होता है। कभी भी सुना है क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, यानी झूठ मूठ का दिखावा करना कि देखो मैं कितना उदास हूं, देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, कितना गम है, मैं रो रहा हूं। तो एक तरीके से सिंपैथी बटोरना, सहानुभूति बटोरना कि देखो कितनी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। तो जब आंसू देखता है ना, तो कोई भी इंसान थोड़ा सा कई बार पिघल ही जाता है। क्रोकोडाइल रो रहा होता है जो कि नकली होता है, और जो शिकार होता है ना, वो जब देखने के लिए जाता है वो झूठे आंसू, तो वही मौका देख के हमारा क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हाइना और जो क्रोकोडाइल है, इन दोनों को कैरोलाइन वेल्स ने इंसानी क्वालिटी के साथ भी कंपेयर किया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने स्माइल करेंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे दे आर वेरी हैप्पी विद योर सक्सेस, है ना, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। पीठ पीछे वही लोग जो हैं या तो आपकी बुराइयां करेंगे, या उन्हीं लोगों की वजह से आपको कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। दे आर बेसिकली योर हंटर्स एंड यू आर लाइक अ प्रे टू सच पीपल। ठीक है। तो हमेशा आपको ऐसे लोगों से ध्यान रखना है, खुद को बचा के रखना है। कभी भी ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है जो सिर्फ मीठी मीठी बातें बोले या अच्छा अच्छा चेहरा या हैप्पी हैप्पी फेस बना के आप लोगों के साथ अपना बिहेव रखे। नहीं, एक ट्रू फ्रेंड वही होता है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आए, राइट, और पीठ पीछे आपकी बुराई ना करे या कोई नेगेटिविटी ना फैलाए। वहीं कुछ लोग क्रोकोडाइल्स की तरह होते हैं, अगेन वो आपके साथ हमेशा सिंपैथी बटोरना चाहेंगे। उनका एटीट्यूड क्या रहता है, आप हमेशा गौर करना, कुछ लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि वो अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे कि पता है मेरे साथ ये भी हुआ, पता है मेरे साथ वो भी हुआ। बहुत सारे लोग अपनी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स बताते हैं, और कोई जरूरी नहीं सिमिलर सी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुनने वाले को लगता है माय गॉड, इतनी मुसीबतें झेली है इसने, माय गॉड। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसे इंसान के लिए दया आने लग जाती है। कभी भी इस तरीके के ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि क्रोकोडाइल की यही आदत होती है, झूठ मूठ के आंसू दिखा के और सामने वाले को फांसना होता है। कुछ लोग भी सेम यही हरकत करते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बता के। यू टेल मी, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं एंड वी ऑल आर सपोज टू फेस दोज चैलेंजेस। ठीक है। तो आपको हमेशा अपने चैलेंज को फेस करने की स्टोरी बतानी चाहिए, ताकि सामने वाले को एक एनकरेजमेंट मिले, ना ही उसका दुखड़ा रोना चाहिए, यार पता है ऐसे हो गया था, पता है मैंने कितना झेला है, ये नहीं बोलना होता है। ठीक है। सो हमेशा ऐसे लोगों से भी बचकर रहे। इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपैरिजन एंड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेज, राइट। तो इससे जरूर सीखिए।
अब ये है स्टेंजा 5 जहां पर हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में बताया है और ये बताया है कि उनकी किलिंग एटीट्यूड क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी स्टेंजा की तरफ जो कि है स्टेंजा 6। इसमें किसके बारे में बात हुई है? The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. सबसे पहले तो ये जो chameleon है ना उसको chameleon बोलना शुरू कर दो। मैंने कई स्टूडेंट से सुना है chameleon. No, it's not chameleon or chameleon, it's chameleon. तो हमारा जो chameleon होता है ना उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है कि दिखने में थोड़ा सा यहाँ पर जैसे lizard लिखा हुआ है छिपकली जैसा दिखता है, एक गिरगिट जैसा भी दिखता है। जैसे ये पिक्चर भी अगर आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, सो इट्स मोर लाइक अ गिरगिट और ये बहुत ही छोटू सा होता है। एंड ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ना ही उसके उसके कान नहीं होते हैं। मतलब उसको डिस्क्राइब किया गया है कि कमीलियन के कान नहीं होते, उसके विंग्स नहीं होते। और अगर आप किसी पेड़ पर कुछ भी ना देखो, मतलब आप अगर एक ट्री का एक ब्रांच देखो और आप देखो नहीं यार इस पर तो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल चांसेस है कि वहां एक्चुअल में एक कमेलियन है। अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या लॉजिक हो गया कि भाई एक तरफ से तो देख रहे हैं कि कुछ नहीं है और फिर कह रहे हैं कि ये तो कमेलियन हो। बेसिकली यहाँ पर जो कमेलियन है उसकी एक क्वालिटी के बारे में बताया गया है। कमेलियन में क्वालिटी होती है कैमोफ्लाज की। कैमोफ्लाज का मतलब ये है कि अगर बैकग्राउंड मान लो पूरा ब्लैक है, मैं भी पूरे ब्लैक कपड़े पहन के आ जाऊं, वैसे आज मैंने ब्लैक ही पहना है लेकिन मैं भी बैकग्राउंड में भी पूरा ब्लैक कर दूं और खुद को पूरा ब्लैक पेंट कर दूं, यू वॉन्ट बी एबल टू सी मी क्योंकि मैं बैकग्राउंड से एकदम मिक्स हो जाऊंगी, राइट। हमारे कैमेलियन के अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि वो अपना स्किन कलर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। कि अगर ग्रीन पत्ती पे बैठा हो, ग्रीन लीफ पे बैठा हो तो खुद भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। सो इट्स हार्ड टू सी, आपको अचानक से देखोगे तो नजर नहीं आएगा। येलो बैकग्राउंड के ऊपर बैठा है तो खुद की स्किन भी येलो कलर की कर लेगा। सो यू वोंट बी एबल टू सी। तो यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है ना कि अगर ट्री पर कुछ भी नहीं है तो आप समझ जाना कि वहां पर कमेलियन ही है। इट मीन्स ऑफकोर्स आपको थोड़ी देर तक देखते रहोगे तो समझ में आ जाता है कि यार देयर इज समथिंग देयर एंड देन यू रियलाइज ओ इट्स अ कमेलियन, क्योंकि वो अपने आप को ऑलमोस्ट इनविजिबल करने की क्वालिटी रखता है। तो इनविजिबल ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है, इनविजिबल एज इन कैमोफ्लाज क्रिएट कर सकता है, खुद का कलर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ कमेलियन। दिखने में थोड़ा सा लिजर्ड जैसा होता है जैसा आपको इस पोएम के अंदर लिखा है, और बाकी थोड़ा थोड़ा गिरगिट जैसा भी होता है। इसके अलावा इसके विंग्स नहीं होते, ईयर्स नहीं होते हैं और इसके अंदर खुद को अपनी स्किन के कलर को चेंज करने की क्वालिटी होती है। इसी वजह से आप अगर वो किसी ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप उसे नहीं देख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन जो है स्टैंजा वाइज वो कंप्लीट होता है बेटा। अब हम बढ़ते हैं इस पोएम के थीम की तरफ। तो इस पोएम की थीम क्या है? इसमें ह्यूमरसली एंड क्रिएटिव तरीके से कैरोलाइन वेल्स ने मतलब बहुत ही फनी अंदाज में इन सभी 6 या 7 वाइल्ड एनिमल्स जो है उनके बारे में बताया है। उनका जो एक फेरोशियस एटीट्यूड होता है, फेरोशियस मतलब क्या होता है? बहुत ही खुनखार तरीका जो होता है ना। देखो इन सातों एनिमल्स के बारे में जो बताया गया है वो क्या, स्पेशली द फर्स्ट 6 वाइल्ड बीस्ट, वो इंसान को जान से मार डालते हैं। ठीक है, दे किल देम। अब मर जाने के बाद तो क्या ही है, कुछ भी नहीं बचा ना। तो इतना खतरनाक एक्ट बताया है कैरोलाइन वेल्स ने, लेकिन उसे भी बहुत ही ह्यूमरसली बताया है, बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा है। मतलब अगेन जैसा मैंने कहा था, कोई दहशत भरा माहौल नहीं क्रिएट करा है कि दबे पांव आ रहा है और फिर कूदी मारी और फिर चीर फाड़ दिया, जो एक थ्रिल क्रिएट करते हैं। या अगर कोई हॉन्टेड मूवी है लेट्स से, तो होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरीके का होता है। अब खैर पोएम में तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ सकता, लेकिन द यूज ऑफ वोकैबुलरी, द यूज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सब से वो माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा कोई खतरनाक माहौल क्रिएट नहीं किया है कैरोलाइन वेल्स ने, एंड दिस इज ओनली द थीम ऑफ दिस पोएम कि हम कई बार खतरनाक इंफॉर्मेशन या सीरियस इंफॉर्मेशन जो होती है उसको भी कई बार लाइट नोट पर समझा सकते हैं, ताकि सुनने वाला समझने वाला बेहतर तरीके से उस चीज को अंडरस्टैंड करे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? द मैसेज इज बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बेसिक डिटेल्स तो हमें उनके बारे में पता होनी ही होनी चाहिए, कि मान लो बाय चांस
अगर हम कभी उनके सामने आ जाए, क्योंकि कई बार नेशनल पार्क से अंदर घूमते हैं तो हमें थोड़ी सी हल्का सा बैकग्राउंड होता है ना, तो ऑफ कोर्स हमें हेल्प ही करेगा। नाउ कम्स राइम स्कीम। राइम स्कीम मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है। राइम स्कीम बेसिकली जो राइमिंग या रिदमिक पैटर्न होता है पोएम के अंदर, उसको राइम स्कीम कहते हैं। अब ये पैटर्न बनता कैसे है, स्टेंजा वाइज हम चलते हैं। हर स्टेंजा में जितनी भी लाइन है, अगर 4 लाइन्स हैं तो चारों लाइन्स की जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको हम मैच करते हैं वर्ड्स को, और उनमें राइम ढूंढते हैं। राइम क्या होती है, वो वर्ड्स जो सुनने में सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पाना। तो ये सारे जो है वो राइमिंग वर्ड्स है। तो आप सेम राइमिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स सेम राइम के होंगे उनको सेम सिंबल दे देंगे। इस पोम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी। इट मीन्स हर स्टैंजा में 6 लाइनें हैं और 6 लाइनों में जिस तरीके से राइम स्कीम आती है वो ये सेम आती है। देखो ये पहला ही देख लो, पहला स्टैंजा ही जो है इसमें 6 लाइन्स हैं और सारी लाइन्स के जो लास्ट के वर्ड्स हैं मैंने उनको ही हाईलाइट किया है। तो चांस एडवांस के साथ राइम कर रहा है तो दोनों को हम सेम सिंबल दे देंगे ए। ईस्ट बीस्ट के साथ राइम कर रहा है तो सेम सिंबल दे दिया बी। और लास्ट की 2 लाइन्स जो है डायन एंड लायन, दोनों को सेम सिंबल दे दिया क्योंकि दोनों राइम है। तो उसी हिसाब से देखो पूरा पैटर्न बन गया ए बी सी सी। और 6 के 6 स्टेंजास के अंदर ये सेम ही राइम स्कीम है। करेक्ट। अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको पिछली पोम्स में भी बताई है, अभी भी जल्दी से बता देती हूँ। पोएटिक डिवाइस क्या होती है, हमारे कहने के अंदाज को या हम जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा एक डीपर एंड बिगर मीनिंग पोएटिक डिवाइसेस के थ्रू ही दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक डायलॉग बोलती हूँ, सनी देओल का बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हें ऐसा मतलब पंच मारूं कि मर ही जाओगे, एक तो ये बोलूं, लेकिन वही ये बोलूं कि 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। नाउ द वे ऑफ एक्सप्रेशन इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इतना शानदार एक्सप्रेशन है ये कि डायलॉग बन गया है। ये दामिनी मूवी का डायलॉग है, आई थिंक इतना पुरानी मूवी हो चुकी है लेकिन ये डायलॉग अभी भी चल रहा है। आज भी सनी देओल से कहा जाता है कि भाई ये डायलॉग मारो, क्योंकि है ही इतना शानदार। तो इसके अंदर एक जो है ना, उठता नहीं उठ जाता है, मतलब उठता है तो ढंग से ही उठ जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार मार खाई फिर उठा, फिर मार खाई फिर उठा, नहीं, फुल एंड फाइनल एक बार में ही उठ गया। ठीक है। तो अलग अलग तरीके की पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम भी अलग अलग इम्पैक्ट देते हैं। तो यहाँ पर अपनी पोम में हमने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल की है, ऑक्सीमोरॉन, ऑलिट्रेशन, आयरनी, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है ऐसे 2 वर्ड्स या ऐसे 2 से ज्यादा वर्ड्स साथ साथ में आए जिनका मीनिंग आपस में एकदम ऑपोजिट हो, एकदम ऑपोजिट हो, राइट। यहां सिर्फ इतनी शर्त है कि वो दोनों वर्ड्स एक साथ आने चाहिए, उनके बीच में कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए, कोई सेपरेशन ना हो दोनों वर्ड्स के बीच में, वो साथ आने चाहिए। और दोनों ऑपोजिट वर्ड्स साथ में आके एक सिंगल मीनिंग भी देने चाहिए। तो वो कैसे है, देखो इस पोम में वो है नोबल वाइल्ड बीस्ट। अभी जो नोबल है और वाइल्ड बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट यहाँ पर एक वर्ड की तरह बताया गया है कि नोबल मतलब कितना सज्जन व्यक्ति, मतलब किसी सज्जन के लिए बोलते हैं कि अरे सच ए नोबल पर्सन। वाइल्ड बीस्ट एकदम जंगली, आपस में कोई लेना देना नहीं है, एकदम ऑपोजिट है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हमारे बंगाल टाइगर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यानी नोबल वाइल्ड बीस्ट क्या है, बंगाल टाइगर। तो दोनों ऑपोजिट टर्म्स जब एक साथ आ रही हैं तो क्या कोई मीनिंग दे रही है, हाँ, और वो मीनिंग क्या है, बंगाल टाइगर। कि जब आप और आगे जंगल में बढ़ेंगे ना तो एक बहुत ही नोबल वाइल्ड बीस्ट ना आपको ग्रीट करेगा, स्वागत करेगा, और वो कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा। इसी तरीके से जो दूसरा ऑक्सीमोरॉन है वो है ट्रू कैमेलियन। ट्रू कैमेलियन का मतलब होता है एकदम सच्चा कैमेलियन। तो ट्रू का मतलब तो है एकदम सच्चा, और कैमेलियन का मीनिंग यहाँ क्या है, छल करने वाला, धोखा देने वाला, कि आपके सामने होते हुए भी आपसे छुपा हुआ रहेगा। अगेन 2 words that has completely opposite meaning but still together they give a sensible meaning, है ना। ट्रू सच्चाई को दिखाता है और कैमेलियन अपने आप में झूठ है, छलावा है।
कि आपके सामने भी रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। सो ये है ऑक्सीमोरॉन इस फॉर्म में। नेक्स्ट इज ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन तो आई थिंक अभी तक जितनी भी फॉर्म्स हमने पढ़ी है सब में ऑलिट्रेशन है। ऑलिट्रेशन का मतलब ये होता है एक सेंटेंस देखना है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के पहले अक्षर को देखना है, लेटर को, और उसका साउंड देखना है, और जब सेम साउंड रिपीट हो रहा हो तो वही होता है ऑलिट्रेशन। मैक्सिमम टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल होते हैं। मैक्सिमम टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, शी सेल्स, मैं अटक गई, शी सेल्स सी शेल्स। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, शी सेल्स सी शेल्स। सी शेल्स एक सिंगल वर्ड है, ठीक है ना। तो यहां पर जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है स साउंड, सेल्स का स और सी शेल्स का स। तो स साउंड जो रिपीट हो रहा है दैट इज ओनली ऑलिट्रेशन। इस फॉर्म में कहाँ कहाँ ऑलिट्रेशन है? ये 4 जगह ऑलिट्रेशन है। रोमिंग राउंड में र साउंड रिपीट हो रहा है, लेप एंड लेप अगेन में ल का जो साउंड है लेप वर्ड में वो रिपीट हो रहा है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो इसमें हु हग्स में ह साउंड रिपीट हो रहा है और वेरी वेरी में व साउंड रिपीट हो रहा है। अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस का न और नॉन प्लस का पहला वाला न जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये है ऑलिट्रेशन इस फॉर्म में। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, और इसका मीनिंग क्या होता है? ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे अगेन वही मम्मी वाला ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि कोई गड़बड़ आप कर आए हो और घर में जा रहे हो तो मम्मी क्या बोल रही है? आ बेटा आ, आगे आ, मैं तेरा स्वागत करती हूँ, बढ़िया। तो यहाँ स्वागत थाल और टीका और फूल इससे नहीं होगा। यहाँ अगेन वही क्या था अपना, जूता, चप्पल, रैकेट, इनसे होगा। तो यहाँ स्वागत का असली मीनिंग क्या है? मार पिटाई। तो हम एक्चुअल जो कह रहे हैं, जो मीनिंग है उससे एकदम अलग है, कि कह तो रहे हैं स्वागत लेकिन एकदम उल्टा मीनिंग है, और वो क्या है कि एकदम पिटाई जम के, वो है हमारी आयरनी। ठीक है, इस पोम में आयरनी कहां पर है? A noble wild beast greets you. अगेन ये मम्मी जिस तरीके से आपको ग्रीट कर रही है ना, हमारा नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट किस तरीके से कर रहा है? स्वागत करेगा क्या आपका? वो स्वागत क्या करेगा? शिकार करेगा। एक्चुअल में ग्रीट जो स्वागत का नाम यहाँ लिया जा रहा है उसका असली अर्थ क्या है? कि वो आपका शिकार करेगा, बहुत बढ़िया स्वागत करेगा आपका। कैसे? आपको देखते ही काम तमाम, यानी क्या बोला था मैंने? अटैक एट फर्स्ट साइट। ठीक है ना, तो ये वही ग्रीट है। सो दिस इज द आयरनी हियर। नेक्स्ट इज ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। यहां पर जो कैरेस है, कैरेस इज द आयरनी, कि ये भालू के लिए है। रिमेंबर इन आवर 4th स्टैंजा कि वो आपको जोरदार जादू की झप्पी देगा, और जब आपको डाउट होगा कि यार ये जादू की झप्पी देने वाला आखिर है कौन, अगर आपको ये डाउट हुआ तो आपके डाउट को दूर करने के लिए वो आपको एक और लाड भरा कैरेस झप्पी देगा, यानी गले लगाएगा। तो ये गले लगाने का एक्चुअल मीनिंग क्या है? शब्द इस्तेमाल किया गया है कैरेस, यानी लाड दिखाने वाला, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि गले लगा के दम ही निकाल डालना, कि प्राण ही चले जाए। तो ये है रियल मीनिंग। सो दिस इज द आयरनी। तो ये 2 आयरनी है इस पोएम के अंदर। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोएटिक डिवाइसेस। मतलब कोई भी एक वर्ड या फ्रेज कई बार मुझसे पूछते हैं कि फ्रेज क्या होता है? बेटा इट्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो आइदर अ वर्ड और अ फ्रेज और अ कंप्लीट स्टेंजा, इन तीनों में से कुछ भी जब एज इट इज रिपीट हो जाता है, एज इट इज विदाउट एनी चेंज, उसे ही रेपिटेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या है? लेप एंड लेप अगेन। एक तो ये है रेपिटेशन, लेप वर्ड जो है रिपीट हो रहा है। Who hugs you very very hard, very वर्ड रिपीट हो रहा है, इट्स वेरी इजी, है ना। ये 2 रेपिटेशन है इस पोम में। एंड नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। ये भी हमने पहले किया हुआ है। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी पर भी, इंसान के अलावा जितना कुछ भी एग्जिस्ट करता है इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उसमें से किसी पर भी जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटी अप्लाई करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। कि मान लीजिए एक पेन है, मुझसे टूट गया है, और मुझसे पूछा कि ये पेन कैसे टूट गया भाई? तो मैंने कहा अरे यार
क्या बताऊं, आज मैंने ना, मुझे बहुत होमवर्क करना था और मैंने इतना इस पेन को चलाया है ना, इतना इसको यूज करा है ना आज, कि इसका बेचारे का दम ही निकल गया। पेन कोई इंसान तो है नहीं कि सांसें लेता है, और आज इसकी सांसें खत्म हो गई इसलिए दम निकल गया। ऐसा तो नहीं है ना। कहने का ये सिर्फ मतलब है कि जब भी हम किसी भी चीज पर कोई इंसान की क्वालिटी अप्लाई करते हैं, दैट इज ओनली पर्सोनिफिकेशन। इस पोम में कहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है? एक तो ये कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उसके लिए हम इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पोम में सभी एनिमल्स के लिए ही का इस्तेमाल किया गया है, और ही ह्यूमन मेल के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दैट्स इट। तो ये जो ही का यूज किया गया है, तो ये भी एक पर्सोनिफाई करना हो गया। उसके अलावा हाइना एंड क्रोकोडाइल, इनके लिए भी कौन सी क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज अप्लाई की गई हैं? हाइना के लिए स्माइलिंग, और क्रोकोडाइल के लिए वीपिंग या क्राइंग। वीप का मतलब क्राई करना, क्राई ही होता है, रोना। तो ये भी ह्यूमन क्वालिटीज ही अप्लाई कर रहे हैं हम। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम, जो एनिमल्स होते हैं दे डू क्राई, दे डू स्माइल, दे डू डांस, यस, लेकिन इंसान भी दे डू क्राई, दे डू स्माइल, दे डू डांस। तो अगर कोई ऐसी क्वालिटी भी है जो इंसान में या किसी भी और में कॉमन है, सिंस यहाँ पर एनिमल्स हैं तो मैं उनकी बात करती हूँ, कि अगर कोई ऐसी क्वालिटी है जो इंसान में और एनिमल्स में या बर्ड्स में कॉमन है, तो भी उसे पर्सोनिफिकेशन ही कहा जाएगा। कि अगर हम क्रोकोडाइल के लिए कह रहे हैं वीपिंग, तो वो भी पर्सोनिफिकेशन में ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में इंसान रोते हैं, और इंसान की रोने वाली क्वालिटी हम यहाँ क्रोकोडाइल पे अप्लाई कर रहे हैं। हाइनास पर हम स्माइलिंग वाली क्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको पर्सोनिफिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई एम श्योर कि आपको सारी पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड और हम हमेशा टोन ऑफ द पोएम इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें भी वही है, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम, और ये है ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड। मतलब खूंखार जानवरों के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही लाइट हार्टेड, लाइट नोट के तौर पे और ह्यूमरसली, क्रिएटिवली बताया जा रहा है। बिल्कुल भी जैसे मैंने बताया, दहशत भरा माहौल क्रिएट नहीं किया जा रहा है। द पोएट यूजेस अ फनी वे टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही फनी तरीके से इन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कैरोलाइन वेल्स ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमर इज द परफेक्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। Discuss this statement by taking examples from the poem How to Tell Wild Animals. Now, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई बार ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही कैटेगरीज में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, अलग अलग तरीके से फ्रेम होकर आया है, लेकिन सिमिलर ही आया है। तो उसमें यह है कि ह्यूमर क्या होता है? जो हंसी मजाक, मतलब कोई इस तरीके से कोई बात कहना जिस पर हंसी आ जाए, कोई सीरियस बात भी इस तरीके से कहना कि उस पर हंसी आ जाए। तो ऐसे जो स्टाइल होती है या जो ह्यूमर होता है, वो बीमारियों का इलाज है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमरस तरीका जो होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड रखता है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव तरीका होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का। तो इस पोम के थ्रू आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए, द पोएट टॉक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन अ फनी मैनर। All the dangerous wild animals like lions, tigers, leopards, bears, hyenas, crocodile and chameleon have been portrayed humorously. मतलब जितने भी एनिमल्स के बारे में इस पोम में बात हुई है, उन सभी के बारे में और उनकी किलिंग टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा फनी वे में बताया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि सुनने वाला, समझने वाला बहुत ही ज्यादा सीरियस होके या बहुत ही गंभीरता से कि अरे बाप रे, सच में ऐसे मारता है वो, इस तरीके से रिएक्ट ना करे। बहुत ही लाइट हार्टेड वे में इसको समझाया गया है, ताकि बहुत ही लाइट हार्टेड वे में इसको रिसीव भी किया जाए इंफॉर्मेशन को। द पोएट डिस्क्राइब्स द डेंजरस एक्टिविटीज इन सच अ मैनर दैट दे प्रोड्यूस लाफ्टर। कि इतने खतरनाक चीजों को भी कैरोलाइन वेल्स ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो एक हंसी ठिठोल क्रिएट करते हैं, और इनके बारे में जानने में, समझने में हमें घबराहट नहीं होकर बल्कि हंसी आती है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी फाइन वे टू टॉक अबाउट समथिंग। एंड टॉकिंग अबाउट वाइल्ड बीस्ट्स एंड देयर किलिंग टेक्निक्स, इट इज एन अमेजिंग वे। ठीक है, आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What humorous descriptions do you find in the poem? Now, let me tell you one thing here.
अभी तक 3 क्वेश्चंस आए हैं और तीनों में कहीं ना कहीं ह्यूमर मेंशन है। देखो, मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही बता दिया था, वो क्या कि किस तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन, अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है सब एनिमल्स का, स्पेशली एशियन लाइन, बंगाल टाइगर और लेपर्ड, इन तीनों की किलिंग टेक्निक्स क्या हैं और ये दिखने में कैसे हैं, वो सब आपको मैंने शुरू में ही वहां पर बता दिया, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने वहां कवर कर लिया है। इसके अलावा ह्यूमर पे ही मैंने ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कैरोलाइन वेल्स ने वाइल्ड एनिमल्स को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जो जैसे यूजुअली प्रेजेंट किया जाता है, एकदम अलग तरीके से, यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इस यूनिकनेस की वजह से ही ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमर पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं इस फॉर्म से। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन है और किस तरीके से है कि बंगाल टाइगर को बहुत ही नोबल बताया गया है, और जिस तरीके से वो आपको ग्रीट करेगा, तो ग्रीट कैसे करेगा, निपटा देगा ना। तो the way he'll greet you, और you will be half dead when Asian lion roars, कि भाई जब एशियन लाइन जो है वो जब दहाड़ेगा तब आपका आधा दम निकल चुका होगा। ठीक है, नाउ दिस इज अ शॉर्ट आंसर। इसके अलावा भी आपको पूरी पोएम में जहां जहां जो जो भी फनी या ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस लगते हैं किसी भी एनिमल के, आप वो डाल सकते हो। सारे वाइल्ड बीस्ट के भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। और फिर से एक बार बोल रही हूँ कि ह्यूमर पे या ह्यूमरस चीजों को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पोएम से, तो उस पर ध्यान देना। राइट, तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये पोएम भी पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एंड आई एम श्योर आपको ये पूरी पोएम, थीम्स, मैसेजेस, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। लेकिन 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 डाउट है तो डाउट्स को पूछ लेना है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों के डाउट्स मेरे पास लगातार आते हैं, कि जहां पर भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे पूछते हो। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने तो ये लिखा कि मैम मैं आपसे डाउट पूछ सकती हूँ क्या? तो बेटा आपको डाउट पूछने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड है। आप डाउट्स पूछिए, उनको बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि आई एम श्योर कई बार हम भी बहुत सारी चीजें जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि एक आध चीज कोई मिस हो ही जाए। बाकी मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि कहीं कुछ भी मिस नहीं हो, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं हर एक चीज, बट स्टिल मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स। ठीक है ना? इसके अलावा आपको क्या करना है? करेक्ट, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसको भी अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो बेटा। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्रैश कोर्स तो है ही, उसके बाद भी और बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपना ढेर सारा ध्यान रखो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।